शिवपुर गांव में धनपाल नाम का एक लोहार रहा करता था। धनपाल अपनी छोटी सी झोपड़ी नुमा दुकान पर लोहे की भट्टी में काम कर रहा था कि तभी वहां उसका पड़ोसी सुखदेव आ गया। ए धनपाल, ए भाई, तुझे इतनी मेहनत करते हुए देखता हूँ, सही कहूँ बड़ा अच्छा लगता है। और उस मेहनत का कोई फल मिलते हुए नहीं देखता हूँ ना। बहुत तकलीफ होती है। ये बता, आखिर कब तक तू अपने आप को ऐसे ही आग की भट्टी में झोंकता रहेगा भाई? ये सुनकर धनपाल मुस्कुराया और बोला, हमारे पास इसके अलावा और कोनो चारा भी तो नहीं है ना सुखदेव चाचा। और आप तो जानते हैं कि हमारे कंधे पर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी, हमारी बेटी और हमारा बिटवा। सुखदेव उदास होकर बोला, हाँ, सब पता है धनपाल, और मैं समझता भी हूँ कि तू कितना मजबूर है। लेकिन भाई, तू इतनी मेहनत करता है और फिर भी तुझे उसका मेहनताना नहीं मिलता। फिर भी तू अपने आप को नरक की भट्टी में झोंकता रहता है। क्यों भैया, क्या तुझे दर्द नहीं होता? ये पेट की आग सब दर्द भुला देती है सुखदेव चाचा। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे एक तो हमारे गांव में सुख का नामो निशान नहीं है, ऊपर से राज्य में युद्ध के बादल छाए हुए हैं। और पता है, सूखे की वजह से गांव के अधिकतर धनवान लोग गांव छोड़कर चले गए। और जब से युद्ध के बादल राज्य में छाए हैं, तब से राजा विक्रम ने राज्य के सभी लोहारों को तलवार और भाले बनाने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन उन्हें उनका मेहनताना नहीं देता। ये भी जानता हूं चाचा, लेकिन हमारे लिए बस इतना ही काफी है कि राजमहल से जो रूखी सूखी रोटी मिल जाती है ना, उससे हमारे परिवार का पेट भर जाता है। बस इतना काफी है। धनपाल की बात सुनकर सुखदेव चाचा की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चले गए। शाम को धनपाल घर वापस आ गया। घर लौटते ही उसने देखा कि उसका 15 वर्षीय ओम घर से बाहर ही भट्टी जलाए बैठा था और उसकी 10 वर्षीय पुत्री सुवर्णा लोहे को तपा रही थी। धनपाल अपने बेटे और बेटी को देखने लगा। तभी उसकी पत्नी गौरी वहां आ पहुंची और धनपाल की ओर देखकर बोली, आखिर कब तक अपने आप को इस आग में झोंकते रहोगे? सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर राजमहल की तलवारें अकेले बनाते हो और शाम को घर आकर रात भर मेहनत करते रहते हो। ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं गौरी बेटा, मेरा हाथ बटाने के लिए सुवर्णा और ओम भी रात भर मेरी सहायता करते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। गौरी पानी लेने चली गई। तभी धनपाल के कानों में अपने बेटे ओम की चीख टकराई, बाबा, 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 मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया बाबा। धनपाल तुरंत दौड़कर अपने बेटे की ओर गया और उसका हाथ उठाकर बोला, अरे ओम, तूने अपना हाथ फूंक पर क्यों रखा है? अरे बेटा, तुझे कितनी बार समझाया कि अपना हाथ फूंक पर मत रखा कर। बाबा, जब आप घर पर आए ना, तो मैं आपको देखने लगा और मेरा ध्यान भटक गया। अपने बेटे का मासूमियत भरा जवाब सुनकर धनपाल की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी सुवर्णा बोली, पिताजी, माँ ने दोपहर में भी खाना नहीं बनाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। धनपाल तुरंत अपनी पत्नी गौरी से बोला, ए गौरी, का तूने बच्चों को खाना नहीं दिया का? केवल 2 रोटियां बची थी। तुम सुबह से शाम तक दुकान पर मेहनत कर रहे थे, तो वो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रख दी। सोचा था
कि बच्चों को आज भूखा ही सुला दूंगी। अरे पागल वागल हो गई हो का गौरी? एक पिता अपना पेट भरकर अपने बच्चों को भला कैसे भूखा रख सकता है? जो 2 रोटियां तूने हमरे लिए बचा कर रखी है ना, चलो उस सुवर्णा और ओम को खिलाओ। चलो चलो। तो फिर आप क्या खाओगे? अरे हमारी चिंता ना करो, शाम हो गई है, कल तक हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। और वैसे भी हमको भूख नहीं लगी है। हम जानते हैं गौरी, तूने भी खाना नहीं खाया होगा, चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। बच्चों को खिला जा। गौरी नम आंखों से अपनी पुत्री सुवर्णा को खाना खिला देती है। कुछ देर बाद धनपाल अपने बेटे ओम से कहता है, हाँ बेटा, जा 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 कर सो जा। अब मैं कल अकेले काम कर लूंगा, है ना बेटा? जा। ओम चुपचाप चला जाता है। धनपाल सारी रात भट्टी में जलता रहा और राजमहल की तलवारें बनाता रहा। अगली सुबह उसकी आंख लगने ही वाली थी कि तभी एक सैनिक धनपाल के घर आ पहुंचा। तुम्हें जो 20 तलवारें और 25 भाले बनाने का काम दिया था, वो पूरा हो गया? हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा सा बाकी है, दोपहर तक पूरा हो जाएगा। सैनिक वहां से चला गया। दोपहर में धनपाल तलवारें और भाले लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा विक्रम का मंत्री जगन्नाथ वहां आ गया। राजा विक्रम ने मंत्री जगन्नाथ को ही हथियार बनवाने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। मंत्री जगन्नाथ ने धनपाल द्वारा लाई गई तलवारों और भालों को देखा और बोला, वाह 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 वाह, वाकई तुमने बहुत ही नायाब हथियार बनाए हैं। यह युद्ध में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। इसीलिए मैंने और लोहारों की बजाय तुम्हें ही ज्यादा हथियार बनाने का आदेश दिया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ एक नौकर से बोला, सुनो, जाओ, थोड़ा सा गल्ला और अनाज है, वो धनपाल को दे दो, जाओ। सैनिक थोड़ा सा अनाज और बहुत कम चावल धनपाल के सामने रख देता है। ये देखकर धनपाल उदासी भरे स्वर में मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जी, मैं लगातार न जाने कितने दिनों से भूखा प्यासा अपने परिवार के साथ हथियार बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस वक्त राज्य में युद्ध की स्थिति है, इसीलिए महाराज धन नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मुझे और मेरे परिवार को पेट भर भोजन तो मिलना चाहिए ना। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरी बात ध्यान से सुन लो हार, तुझे जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, यही बहुत है और इसका तू एहसान मान। ये मैं तुझे अपनी तरफ से दे रहा हूँ, वरना महाराज ने तो ये भी देने से सख्त मना कर रखा है। चल चुपचाप इसको ले और 3 दिन के अंदर मुझे फिर से 20 तलवारें बनाकर महल में ले आना। कच्चा माल तेरी झोपड़ी में भिजवा दिया जाएगा। चल निकल यहाँ से। धनपाल जानता था कि मंत्री जगन्नाथ से बहस करना बेकार है। बेचारा धनपाल चुपचाप थोड़ा सा अनाज और थोड़े से चावल लेकर अपने घर लौट आया। घर पर इतने कम अनाज और चावल को देखकर उसकी पत्नी गौरी बुरी तरह से क्रोधित होकर धनपाल से बोली, इतना कम अनाज, ये तो 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। युद्ध के बादल राज्य में छाए हुए हैं, तो महाराज आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? अरे क्या करूं गौरी, मजबूर हूं। अगर हम और काम करने से मना कर दें तो मंत्री जगन्नाथ तुम्हें और हमारे बच्चों ओम सुवर्णा को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो हर तरफ से मजबूर हूं। एक लोहार की मजबूरी राजमहल वाले कभी नहीं समझते गौरी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई।
धनपाल बेचारा फिर दिन रात लगकर 20 तलवारें बनाने में जुट गया। एक रात वो 20वीं तलवार तैयार कर रहा था और तलवार बनाते हुए अपने आप से बड़बड़ा रहा था। हाँ, बस 20वीं तलवार आज रात में तैयार हो जाएगी। कल मैं इसे महल ले जाऊंगा और मंत्री जी से साफ कह दूंगा। अब मुझे ज्यादा अनाज और चावल नहीं दिए गए तो अब मैं और काम नहीं कर पाऊंगा। अरे भला ऐसा काम करने से फायदा ही क्या जिसमें मेरा परिवार भूखा ही सोए और मैं पिसता जाऊं। धनपाल गहरी सोच में बड़बड़ा रहा था कि तभी एक चिंगारी उसकी आंख में जाकर लग गई। धनपाल की आंखों से खून बहने लगा और वो बुरी तरह से चीख उठा। उसकी पत्नी गौरी, उसका पुत्र ओम और उसकी पुत्री सुवर्णा उठकर भागते हुए वहां पहुंच गए। धनपाल की आंखों से खून बहता हुआ देख गौरी बुरी तरह से घबरा गई। ये क्या? आपकी आंखों से तो खून बह रहा है। गौरी, लगता है कि मेरी आंख चली गई। आंख की एक छोटी सी चिंगारी मेरी आंख में सीधे घुस गई। अब हमको बहुत जल रहा है। कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। अरे रे 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 आ गौरी जल्दी से धनपाल की आंख का खून साफ करने लगी। उसी वक्त धनपाल ने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। जाओ मेरे बच्चों, जाओ। सुवर्णा और ओम रोते हुए दूसरे कमरे में चले गए। धनपाल फिर से काम करने बैठ गया। गौरी ये देखकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी तो एक आंख की रोशनी चली गई, अब भी काम कर रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। लोहार की किस्मत में आराम नहीं होता गौरी। अगर ये तलवार कल शाम तक महल नहीं पहुंची ना तो मेरी शामत आ जाएगी। जाओ, तुम जाकर सो जाओ, हम ठीक है। अरे जाओ गौरी, जाओ, काम करना पड़ेगा, जाओ। गौरी चुपचाप वहां से चली गई। धनपाल ने अपनी आंख पर पट्टी बांधी और सारी रात काम करता रहा। अगली सुबह धनपाल वो 20 तलवारें लेकर महल जा पहुंचा। उसकी आंख में पट्टी बंधी देखकर मंत्री जगन्नाथ बोला, तुम्हारी आंख को क्या हो गया? ये पट्टी क्यों बांध रखी है? धनपाल सारी घटना बताते हुए बोला, मंत्री जी, हमारे एक आंख की रोशनी चली गई है, बहुत तकलीफ में है। अच्छा, देश के खातिर तो लोग अपने प्राण त्याग देते हैं और तुमने तो खैर अपनी एक आंख ही गंवाई है। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना चिंता या अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बहादुर हो, बहुत अच्छे, शाबाश। इतना कहकर मंत्री जगन्नाथ फिर से बहुत कम चावल और गेहूं धनपाल के सामने रखवा देता है और बोलता है, अच्छा सुनो, अब 3 दिन के भीतर फिर से 20 तलवारें बनाकर लानी है, ठीक है ना? ये सुनकर धनपाल थोड़ा क्रोधित होकर बोला, मंत्री जी, हमको और तलवार बनाने में कोनो समस्या नहीं है, परंतु इतने कम अनाज और राशन में अब नहीं बन सकती है तलवार। हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को भूखा रख नहीं सकते। आपको मुझ पर तरस खाना चाहिए। देखिए मेरी हालत देखिए। राजमहल की तलवारें बनाते बनाते मैंने अपनी एक आंख गंवा दी। शरीर काम नहीं कर रहा, भूखे पेट रहता हूँ और मेहनताने के बदले मुझे क्या मिलता है? आधा किलो अनाज और आधा सेर गेहूं। इतने में क्या होगा? मंत्री जगन्नाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
अच्छा, तो अब तुझे इस आधा किलो चावल और आधा सेर गेहूं के बदले में सोना और चांदी चाहिए? अब तुझे मैं ये भी नहीं दूंगा और तुझे कोई काम भी नहीं मिलेगा। निकल जा यहां से, निकल। अब मैं भी देखता हूं कि इस सूखाग्रस्त गांव में कौन सा जमींदार या कौन सा मुखिया तुझे लोहे का काम देता है। सैनिकों, धक्के मार कर निकालो इसको, निकालो। मंत्री जगन्नाथ ने धनपाल को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। धनपाल रोते हुए अपने घर लौट आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। अब हम क्या करेंगे धनपाल? धनपाल अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप आंखों में आंसू लिए लेट गया। उस रात धनपाल का पूरा परिवार भूखा ही सो गया। अगली सुबह धनपाल की आंख खुली। उसने गौरी को उठाने की कोशिश की, लेकिन गौरी नहीं उठी। गौरी, गौरी, गौरी। अरे तुम हमका छोड़कर काहे चली गई? तुम्हें देखकर ही तो हमको हिम्मत मिलती थी। अब हम इन दोनों बच्चों को कैसे संभालेंगे? गौरी! तभी धनपाल के बच्चे ओम और सुवर्णा आ गए। उनकी माँ अब इस संसार में नहीं थी। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मैं कितना अभागा हूँ जो तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं दे पाया। भूख से तड़प तड़प कर तुमने इस संसार को अलविदा कह दिया। तभी सुखदेव आ पहुंचा और आंखों में आंसू लिए हुए बोला, बस धनपाल, बस अपने आप को संभालो। गौरी अब इस संसार में नहीं रही। अब बेचारी वो कब तक बर्दाश्त करती। न जाने कब से भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों का पेट भर रही थी। आखिरकार उसका शरीर हार ही बैठा। लेकिन तुम मत हारो, तुम इन बच्चों का सहारा हो धनपाल। तुम मत टूटो। ये सुनकर धनपाल और भी बुरी तरह टूट गया और रोने लगा। उसी दिन गौरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शाम को धनपाल अपने बच्चों के साथ टूट कर रो रहा था कि अचानक उसके घर पर एक नकाबपोश आ पहुंचा। तुम कौन हो? मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पर पहले मेरी मदद करो। मुझे अपने घर में कहीं छुपा लो। सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं, जल्दी करो। धनपाल ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है, तुम वहां छुप जाओ। नकाबपोश धनपाल की बताई हुई जगह पर छुप गया। तभी वहां 2 सैनिक आ पहुंचे और धनपाल को देखने लगे। अरे ये तो वही गरीब लोहार है भाई, जिसने राजमहल के लिए तलवारें बनाई और बदले में इसे आधा किलो चावल और 1 सेर गेहूं मिलते थे। बड़ा ही मूर्ख है। सुना है इसकी पत्नी भी भूखी चल बसी। क्यों रे लोहार, ये बता, तेरी झोपड़ी में कोई नकाबपोश तो नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, नहीं मारूंगा, बता। दोनों सैनिकों की बात धनपाल के कलेजे को चीर गई। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। सैनिक वहां से चले गए। कुछ देर बाद नकाबपोश बाहर आ गया और अपना नकाब चेहरे से हटा लिया। धनपाल उसे देखकर चौंक उठा। हाँ, तुम तो डाकू मंगल सिंह हो, जिसने राज्य के राजा का जीना हराम कर रखा है। लोग मुझे डाकू कहते हैं, पर मैं डाकू हूं नहीं। मैं तो केवल अन्याय के खिलाफ लड़ता हूं। हर उस व्यक्ति को डाकू कहा जाता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। ये झूठ है, झूठ। तुम लुटेरे हो, लुटेरे। तो फिर बताओ, मैं किस गरीब को लूटता हूं?
जब भी लूटता हूं तो केवल उन जमींदारों को लूटता हूं जो किसानों के खून पसीने की कमाई अपनी समझते हैं। मैं उन अमीरों को लूटता हूं जो गरीबों का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और मैंने जो लूटा वो गरीबों में बांट दिया। बताओ, तुम्हारे राज्य का राजा अपने ही राज्य के लोहारों से मेहनत करवाता है और बदले में उन्हें पेट भर भोजन तक नहीं देता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारी पत्नी भी भूख से तड़प तड़प कर मर गई बेचारी, बिना कोई शिकायत किए इस संसार को छोड़ गई। तो बताओ, सबसे बड़ा डाकू कौन है, मैं या तुम्हारे राज्य का वो राजा? हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। कुछ देर बाद डाकू मंगल सिंह बोला, देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम धनपाल है और मैं चाहता हूं कि तुम अपने पुत्र और पुत्री मुझे सौंप दो। मैं इन्हें अपनी तरह बहादुर बनाऊंगा, ना कि तुम्हारी तरह मजबूर इंसान जो अपनी पत्नी को मरते हुए देखकर भी कुछ न कर पाया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचो, तुम्हारे पुत्र और पुत्री अगर मेरे पास रहेंगे तो उन्हें कम से कम पेट भरकर खाना तो मिलेगा, जो तुम उन्हें नहीं दे पा रहे। तुमने मेरी सैनिकों से जान बचाई। तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है लोहार, और मैं किसी का भी कर्ज बाकी नहीं रखता। मुझे कर्ज चुकाने दो। धनपाल गहरी सोच में डूब गया। सच यही था कि वो बहुत मजबूर था, गरीब था, लाचार था। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम अपनी गरीबी की मजबूरी के कारण अपने पुत्र और पुत्री को तुमको सौंप रहे हैं। अरे, तो इतना दुखी मन से मत सौंपो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्री को अपने संतान की तरह पाल पोस कर परवरिश करूंगा। याद रखना, इन दोनों को बागी बनाना, लेकिन डाकू नहीं बनाना। इतना बोलकर धनपाल अपने पुत्र और पुत्री को देखकर बोला, बेटा, तुम्हारा बाबा तुम्हें पेट भर के खाना ना दे सका। जहां तुम जा रहे हो ना, वहां तुम भूखे ना रहोगे। अच्छे से रहना, भूल ना जाना हमको, है ना बेटा? धनपाल के पुत्र और पुत्री रोने लगे। डाकू मंगल सिंह दोनों को चुप कराकर बड़े प्रेम से वहां से ले गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। ओम और सुवर्णा डाकू मंगल सिंह की छत्र छाया में बड़े होने लगे। डाकू मंगल सिंह उन्हें युद्ध कला सिखाने लगा। गुरुजी, इस वार से तो दुश्मन का हथियार टूट जाएगा। गुरुजी, मेरी निशानेबाजी अब पहले से तेज हो गई है। ध्यान रखना, युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ता है। ये लड़ाई केवल तलवार से नहीं, सोच से जीती जाती है। इसी तरह 20 वर्ष बीत गए। ओम और सुवर्णा अब जवान हो चुके थे। एक दिन मंगल सिंह सुवर्णा और ओम से बोला, जब मैं तुम दोनों को जंगल में अपने ठिकाने पर लाया था, तब तुम दोनों बच्चे थे, पर अब तुम जवान, शक्तिशाली और दिमाग से तेज हो चुके हो। याद रखना, आज का दिन बहुत खास है। आज तुम्हें अपने मकसद को अंजाम देना है। आज तुम्हें इस राज्य को उस राजा से मुक्त कराना है जिसने सैकड़ों लोगों को भूख से मरने दिया। बिल्कुल, हम उस राजा और उसके मंत्री को जीवित नहीं छोड़ेंगे जिसने युद्ध की अफवाह फैलाकर अपनी प्रजा को कोल्हू के बैलों की तरह काम करवाया और उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया। आज मेरी तलवार तड़प रही है गुरुजी, उस अत्याचारी राजा की गर्दन को धड़ से अलग करने के लिए। हाँ तो ठीक है, वैसे तो मैं इस काम के लिए और साथी इकट्ठा कर सकता था, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह काम केवल हम तीन ही कर सकते हैं। मुझे सूचना मिली है कि राजा विक्रम
मंत्री जगन्नाथ के साथ इस समय जंगल में शिकार पर है और उसके साथ केवल कुछ सैनिक ही हैं। हम तीनों उस पर टूट पड़ेंगे और उन्हें मार देंगे। तब तक मैं पूरे राज्य में खबर फैला दूंगा कि राजा मारा गया। खबर फैलते ही महल में हंगामा मच जाएगा और हमारे दुश्मनों के इरादे शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इस राज्य की राजगद्दी तुम दोनों के नाम होगी। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों इस राज्य को कुशलता से चला सकते हो। डाकू मंगल सिंह की बातें सुनकर तीनों मुस्कुराने लगे। कुछ ही देर में वो भयानक जंगल में खड़े थे। वो देखो, राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ के साथ खड़ा है और उनके साथ केवल 2 सैनिक हैं। चलो। तीनों तुरंत वहां से चले गए। डाकू मंगल सिंह ने उन दोनों सैनिकों को तुरंत मार गिराया। ओम ने अपनी तलवार निकालकर राजा विक्रम की गर्दन पर रख दी। पागल हो गए हो क्या? तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? जानता हूं, तुम वही हो जिसने युद्ध का भ्रम फैलाकर अपनी प्रजा का खून किया। सुवर्णा मंत्री जगन्नाथ की ओर बढ़ते हुए बोली, तेरी वजह से मेरी माँ भूख से तड़पती हुई मर गई। मेरे पिता से तू दिन रात तलवार बनवाता रहा और बदले में मामूली अनाज देता रहा। तूने मेरे पिता को अपमानित करके महल से बाहर निकाल दिया था। मुझे अपने पिता के आंसू आज भी याद है। दोनों ने मिलकर राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ को खत्म कर दिया। इसी बीच महल में अफवाह फैल गई कि राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ मारे जा चुके हैं। राजा विक्रम का इकलौता पुत्र, जो एक अय्याश था, अपनी मां को लेकर वहां से भाग गया। ओम, सुवर्णा और डाकू मंगल सिंह महल में पहुंचे। छत पर खड़े होकर ओम ने जनता को संबोधित किया। अत्याचारी राजा का अंत हो गया। मैं डाकू के नाम से जाना जाता था, लेकिन मैं डाकू नहीं बल्कि वो था जो अन्याय से राज्य को मुक्त कराना चाहता था। मैं सफल हो गया और आज से इस राज्य का राजा मैं हूं। ये सुनकर ओम की आंखों में आंसू आ गए। सुवर्णा भी रोने लगी। अगले दिन ओम राजा बन गया। राजा बनने के बाद जब ओम अपने पिता से मिलने गया तो वहां उसे सुखदेव चाचा मिले। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही धनपाल लोहार इस संसार से चला गया। ये सुनकर ओम की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप महल वापस चला गया। एक लोहार की मजबूरी ने अपने पुत्र को डाकुओं को सौंपा। वो पुत्र बाद में राजा बना। जब उसने अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनी तो उसने पुण्य कार्य किए। उसने ये फैसला किया कि अब इस राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा।